स्टूडेंट्स, एज यू नो हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिस्कस कर लिया, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यूजुअली मैकेनिकल स्ट्रेस के रिजल्ट में होता है, मोस्ट कॉमनली वेट बेरिंग जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, एजिंग के साथ एसोसिएट होता है, एसिमेट्रिकल होता है, मतलब सारे जॉइंट्स को जो है मतलब दोनों साइड्स के जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता, यूजुअली वन साइड के जॉइंट को अफेक्ट करता है। इसके अंदर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल और डिस्टेंट इंटरफेरेंजियल दोनों तरह के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने इसके अंदर ये याद रखनी है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, इसके अंदर जो है ना वो मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, और इसकी मॉर्निंग स्टिफनेस एज कम्पेयर टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो थोड़ी कम देर के लिए रहती है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड होती है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने इसकी बेसिक पढ़ ली, और यही बातें इसने ना इसके अंदर इतनी डिटेल से नहीं लिखा, तो आई वुड सजेस्ट कि हम लोग सिर्फ एक ये टेबल पर कर लेंगे ना तो हमारे लिए हो जाएगा। इसके अलावा तो इसके अंदर से कहा कि कोई भी हमारे पास सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ जॉइंट की डिजीज है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द अदर बॉडी फंक्शंस, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखें आप लोग यहाँ पर देखें, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, प्राइमरीली अफेक्टिंग द आर्टिकुलर कार्टिलेजस साइनोवियल जॉइंट विद इवेंचुअल बोनी रीमॉडलिंग एंड ओवर ग्रोथ एट द मार्जिन ऑफ जॉइंट। मार्जिन ऑफ जॉइंट पे क्या हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है, जिसको हम लोगों ने कहा है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ठीक है, कार्टिलेज की डिजेनरेशन हो रही है, जॉइंट के मार्जिन पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रही है। कॉजेज में क्या है, स्ट्रेस हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, कोई माइनर या मेजर, रिपीटेटिव ट्रॉमा हो सकता है उसकी वजह से हो सकता है, कोई जेनेटिक्स उसकी वजह से हो सकता है, स्पोर्ट्स, ओबेसिटी, वीकनेस, ऑक्यूपेशन की वजह से। ओबेसिटी की वजह से मोस्ट कॉमनली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़े थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात है कि डिजेनरेशन होती है ना, तो उसकी वजह से कैप्सुलर लैक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। कैप्सुलर लैक्सिटी हम लोगों को पता है जब इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट रिजल्ट इनटू द हाइपर मोबिलिटी। मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है हमें पता है स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। ठीक है, वो हो जाएगी, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और पेशेंट जो है उसको डैमेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। पेन जब होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, पेशेंट जो है वो मूव करना कम कर देगा, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलप हो सकते हैं। तो दो बातें हैं, कैप्सुलर लैक्सिटी इंक्रीज हो रही है, हाइपर मोबिलिटी हो रही है, उसकी वजह से जॉइंट जो है उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो रही है, इंस्टेबिलिटी भी जॉइंट के अंदर डेवलप हो रही है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, पेन की वजह से पेशेंट उसको चूंकि मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि कार्टिलेज स्प्लिट हो जाएगी, वो थिन आउट होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से हम लोग जब बैठेंगे तो हमें पता है कि आवाज़ आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट कहते हैं कि घुटनों से आवाज़ आती है, तो वो हमारे पास क्रेप्टेशन होना शुरू हो जाएंगी, सब कॉन्ड्रल जो बोन है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज डेंसिटी होगी अलोंग द जॉइंट लाइन, यानी पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना मार्जिन पे, वो इंक्रीज होगी। सिस्टिक बोन लॉस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा उसके सेंटर वाले रीजन में, यानी मेटाफाइसिस में क्या हो जाएगा, सिस्टिक बोन लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो जॉइंट मार्जिन है उसके अंदर क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होगी, जबकि मेटाफाइसिस के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस या डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बात हम लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ना कार्टिलेज जो है ना, तब क्योंकि हमें पता है कि कार्टिलेज के पास इतनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो वो यूजुअली एवेस्कुलर होते हैं, जब एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पेस कम हो जाती है और ज्वाइंट तक बात आ जाती है तब जो है ना मसला हो जाता है ज़्यादा। फिर वो कहते हैं कि ज्वाइंट जो है यूजुअली इलार्ज होता है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। हर्बेंडन नॉच बनती है कहाँ पर, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे, और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे क्या होती है, बहुत चार्ज नोड्स होती हैं। और एक बात आप लोगों ने ये भी याद रखनी है कि लाजमी याद रखनी है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है यूजुअली डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को क्या कर देता है, स्पेयर कर देता है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास मोस्ट कॉमनली वेट बेरिंग जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, सर्वाइकल लंबर स्पाइन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सर्वाइकल को इसलिए क्योंकि वो वेट लेती है हमारे हेड का, और लंबर हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी का वेट ले रही होती है। ठीक है, ऑल बॉडी का वेट नहीं, आई वुड से कि सारी स्पाइन का वेट ले रही होती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हम लोग वो जो है वो इस टेबल से ही पढ़े हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी टेबल से ही सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। क्या क्या हमारे पास इसके अंदर होती है गाइडलाइंस, वो कहते हैं कि पेशेंट के अंदर जो इंपेयरमेंट्स होती है, पेन होती है जब उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, पेन एट रेस्ट भी होती है जब एडवांस स्टेजेस होते हैं, स्टिफनेस होती है, लिमिटेशन ऑफ मोशन होता है, मसल वीकनेस होती है, प्रॉपर रिसेप्शन और बैलेंस भी कम हो जाते हैं क्योंकि मैकेनिकल रिसेप्टर ऑब्वियसली अफेक्टेड होते हैं, फंक्शनल लिमिटेशन होती है एडीएल्स और आई एडीएल्स के। पेशेंट को एजुकेट करना है, सिंपल सी बात है, डिक्रीज करनी
करनी है हम लोगों ने स्टिफनेस के इफेक्ट, जिसके अंदर हम लोग उसको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, जॉइंट प्ले मोबिलाइजेशन टेक्निक कराएंगे। जब भी हम लोगों ने स्टिफनेस को कम करना था, पीछे भी हम लोगों ने कहा था कि मोबिलाइजेशन, डिक्रीज पेन को कम करने के लिए हम ऑर्थोसिस असिस्टिव डिवाइसेस देंगे। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं और हम लोग को पेशेंट को कहेंगे वो सेफ बॉडी मैकेनिक्स यूज़ करे और रेस्ट जो है ना वो लाजमी करे। इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, हमने कहा कि हम लोग रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के हमेशा क्या कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सॉफ्ट टिश्यू रिस्ट्रिक्शन विद स्पेसिफिक टेक्निक्स, तो वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को इंप्रूव करने के लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस कराएंगे, बार बार हमें इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होती है। बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे, जिससे मुराद मतलब खड़ा कर देते हैं पेशेंट को एक बैलेंस सर्फेस पे, तो उसमें हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव फंक्शनल कंडीशनिंग, जिसके लिए हम लोग फंक्शनल कंडीशनिंग को इंप्रूव करने के लिए कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस वगैरह को इंप्रूव करने के वी ऑलवेज प्रेफर नॉन इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस। जब भी हम लोगों को देखेगा कि मसल जो है हम लोगों को एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी हम देख रहे हैं कि पेशेंट को पेन हो रही है, फटीग के साइन हो रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग कराएं, किसी भी चीज़ से पेशेंट को पेन हो रही है, फटीग के साइन हो रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी चीज़ करनी है कि हम लोग कोई ऐसा प्रेशर, ऐसी चीज़ ना डालें कि एक पार्ट ऑफ द रेंज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन थे और उसके अंदर हम लोगों ने इनअप्रोप्रिएट या जो है रेजिस्टेंस या प्रेशर दे दी, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुश्किल है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रोमाइल्जिया एंड मायोफेशियल पेन सिंड्रोम।